हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन फिजिक्स का ट्वेल्थ, जो आपके ट्वेल्थ का कोर्स है। उसमें जो फिजिक्स का सिलेबस डिफाइंड है उसके बारे में बात करते हैं कि फिजिक्स के अंदर आपके पास कितने चैप्टर हैं, किस चीज पे बेसिस है, ये सारी चीजें। ठीक है क्या? तो इलेवंथ फिजिक्स और ट्वेल्थ फिजिक्स की बात करें, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है आपके पास। इलेवंथ फिजिक्स आपकी पूरी लगभग मैकेनिक्स होती है, यानी कि आपको न्यूटन्स लॉ की इक्वेशंस वगैरह, काइनेमेटिक्स, सारी चीजें, और ये सब चीजें यहाँ पर वापस काम आने वाली है आपके पास। तो सबसे पहले इस फिजिक्स को देखें, ट्वेल्थ फिजिक्स को। तो बेसिकली आप या बोल सकते हो मैक्सिमम चैप्टर में एक पार्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे या एक क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कहलाती है चार्ज। यानी कि मैक्सिमम चैप्टर्स जो ट्वेल्थ के आपके पास, उसमें आपको चार्ज से डील करना है। तो ये चार्ज है क्या? बेसिकली आपने सुना होगा सभी ने, नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पर एक्चुअल में चार्ज है क्या? ठीक है। तो सबसे पहले चार्ज की डेफिनेशन की बात करते हैं कि चार्ज होता क्या है, और इसको अच्छे तरीके से समझें कि चार्ज है क्या बेसिकली। उससे पहले ये देखते हैं, जैसे अपने पास कोई भी दो मास है, सपोज करिए ये दो मासेस हैं, m1, तो ये है आपका m2। ठीक है। दोनों के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस दे रखी है आपके पास r। ठीक। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो दो मासेस हैं इस यूनिवर्स के अंदर, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करते हैं किसी एक फोर्स पे। और ये जो फोर्स आ रही है आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड न्यूटन्स ने जो एक्सप्रेशन दी है इसके लिए, फोर्स के लिए, वो है -g m1 m2 अपॉन r। ठीक है। तो ये दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगती है, अट्रैक्शन फोर्स, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है -g m1 m2/r², जहाँ पर m1 m2 मास बॉडी के, r इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। इस g की बात करते हैं, g है क्या? इस g को कहते हो आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है ये? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, जो बहुत ही कम है आपके पास। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये यूनिवर्सल होता है, यानी कि अगर ये दो मासेस एयर के अंदर रखे हैं, मान लीजिए एक मास एयर के अंदर है और एक वाटर के अंदर है, तब भी जो जी है इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, चाहे आप मासेस कहीं भी रख दीजिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा ही इतना ही लगेगा। ये फोर्स इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपका मास कहाँ रखा है, किस मीडियम में रखा है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर मास की बात आई, तो सबसे पहले मास को भी डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो मास है उसी तरह से बॉडी के पास एक और प्रॉपर्टी आएगी जिसको चार्ज कहेंगे। और कैसे आई वो, इसको समझने के लिए बात करते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है आपको, F बराबर -g m1 m2/r², और इस g की न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास बहुत ही कम। ठीक है। अगर सिंपल कहें कि ये मासेस m1 और m2 स्मॉल है, m1 एंड m2 आर स्मॉल। ठीक। जैसे मान लीजिए स्मॉल ले लेते हो कंपेयर, मान लीजिए अगर आप इसको 100 किलो भी कह देते हो m1 को, या 1000 किलो भी कह देते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। तो नॉर्मल लाइफ में देखें, जो मासेस आपको दिखते हैं मैक्सिमम, वो किलोग्राम, 1000 किलोग्राम इस टर्म में दिखेंगे। तो अगर 1000 भी ले लें, तब भी ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी पावर 10⁻⁻11 है, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बहुत ही कम आती है। लेकिन इसकी जगह पर जब हम हेविली बॉडीज की बात करते हैं, जैसे प्लैनेट्स की हेविली बॉडीज, है ना, हेविली बॉडीज का मतलब अपने प्लेनेट हो गए, सन और अर्थ के बीच में हो गया, सन और मून के बीच में, तो वहां पे मास काफी ज्यादा होता है, तो इस फोर्स की कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और सफिशिएंट आती है, ताकि और ये फोर्स आपको फील भी होता है। लेकिन जब मास स्मॉल होते हैं, तब आपके पास क्या है, ये जो फोर्स आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बहुत ही कम है। ठीक है। तो नॉर्मल केस में ऐसा तो होगा नहीं कि भाई अगर फोर्स प्रेजेंट है तो फिर से फोर्स लगेगा, पर उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, इसलिए आपको वो नॉर्मल केस में या नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है। तो अगर मास की बात करें, ठीक, मास आप जानते हैं सभी क्वांटिटी है, पर किस तरीके से? अगर मैं बोल दूं कि अगर कोई भी मटेरियल बॉडी है, कोई भी मटेरियल बॉडी है आपके पास, ठीक, तो फिक्स है उसका कोई ना कोई मास होगा ऐसे ही, है ना। कोई भी मटेरियल बॉडी होगी तो क्या होगा, उसका मास होगा ऐसे, बिना मास के कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके पास। तो ये जो मास एक तरीके से है क्या,
तो इसको कह सकते हैं इस डेफिनेशन से कि अगर कोई भी मेटल बॉडी है तो फिर से उसका कोई ना कोई मास होगा। यानी कि ये जो मास क्वांटिटी आ रही है इस बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इनहेरेंट का मतलब कि ये अगर बॉडी एग्जिस्ट करेगी तो फिर से इसका कोई ना कोई मास होगा इसे। ठीक है, इनहेरेंट, इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ठीक, ये हो गया आपके पास मास, इसके बारे में डिस्कशन। तो मास होगी आपके पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इसका मतलब अगर कोई भी बॉडी एग्जिस्ट करती है तो फिर से उसका कोई ना कोई मास होगा। और न्यूटन के अकॉर्डिंग देखें कि अगर दो मास है तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए। अभी जस्ट यहाँ पर भी समझाया, अगर दो बॉडीज है आपके पास जो आप नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, इनके मासेस कम है। ठीक है क्या, सपोज करो m1 लिख दिया और ये m2। अगर इन मासेस की वैल्यू कम है तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। ठीक है ना, वेरी लो। तो ऐसा नहीं है कि भाई फोर्सेस नहीं लग रहे, पर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो आपको ये फोर्स नॉर्मल दिखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये फोर्स, लेकिन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट क्या कहते हैं कि जो स्मॉल मासेस होते हैं, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, अगर स्मॉल मासेस भी आपके पास, तब भी ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स, यानी कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ठीक, किसके केस में, स्मॉल मासेस केस में। अगर ये मासेस, ये जो फोर्स लग रहा है ये ग्रेविटेशन की वजह से होता है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू की वजह से ये फोर्स नेग्लेजिबल होता है। लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स क्या कहते हैं कि अगर आपके पास कोई दो छोटे मासेस भी है, फिर भी एक दूसरे के को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो इसका क्या कंक्लूजन निकला कि आपके पास जैसे मास एक क्वांटिटी है, उसी तरह से हो सकता है इस बॉडी के पास कोई दूसरी क्वांटिटी हो जिसकी वजह से ये फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। तो दूसरी क्वांटिटी जो निकल के आई यहाँ पे, उसको नाम दे देना चार्ज, यानी कि, तो जैसे मास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसी तरह से भी आपके पास क्या हो गया, चार्ज भी एक तरीके से किसी भी मेटेरियल बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि अगर बॉडी एग्जिस्ट करती है तो उसका मास होगा तो फिक्स है, उस पे चार्ज भी होगा, है ना। तो ये जो स्मॉल मासेस में फोर्स लग रही है किसकी वजह से लगती है, इस चार्ज की वजह से। तो चार्ज की बेसिकली डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो गया आपके पास, चार्ज क्या एक तरह से किसी भी मेटल बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से दो स्मॉल मासेस के बीच में या दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल सॉरी रिपल्शन फोर्स, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, और रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, यानी कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली डिफाइन करें तो चार्ज क्या है, एक मेटल बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो स्मॉल मासेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, यानी कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लगते हैं। ठीक, तो ये चार्ज हो गया आपके पास। तो उसी तरीके से जैसे मास है वैसे ही चार्ज है। ठीक, तो इसी चार्ज की स्टडी करनी है अपने को, भाई चार्ज है बेसिकली क्या होता है और किस टाइप का होता है, क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, ये सारी चीजें यहाँ डील करेंगे। और जो आपका मेजर पोर्शन है ना, वो चार्ज पे डिपेंड रहेगा। या सिंपल कहें, आपका जो ट्वेल्थ की फिजिक्स है, इसको एक नाम दिया जाता है, इसके सेक्शन को नाम दिया जाता है एक, जिसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, दो वर्ड से मिलकर बनाइए आपके पास। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो दो वर्ड है, एक तो इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेट। ठीक, तो ये इलेक्ट्रो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है जनरली, एक टर्मिनोलॉजी और आगे आपके पास आगे आएगी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र। और दूसरा मैग्नेटिज्म, मतलब यहाँ पर क्या जनरेट होगा आपके पास, एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दो फील्ड मिलेंगे आपको यहाँ पर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। जनरेट किसकी वजह से होंगे, चार्ज की वजह से। पर कब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, कब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ये डिपेंड करता है कि आपके चार्ज की कंडीशन पे, जो आपका चार्ज दे रखा है बेसिकली वो किस कंडीशन में है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें है ना। तो इसी तरीके से है आपके पास। ठीक, ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड।
और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक। अब उसी चार्ज की कंडीशन के अकॉर्डिंग थोड़ी और बात कर लेते हैं, या उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो चैप्टर्स हैं वो किस तरीके से क्लासिफाई कर रखे हैं। तो देखिए जब कि आपका अगर चार्ज की पहली कंडीशन है एट रेस्ट, अगर आपका चार्ज रेस्ट पर है तो उसका बिहेवियर कैसा है। दूसरा है चार्ज आपका मोशन में है, ठीक है क्या, चार्ज किस पर है, मोशन में है, पर उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है आपके पास, ठीक है क्या, वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। ठीक। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है, आपका चार्ज इस बार क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है ना, यानी कि आपका जो चार्ज है वो कैसे इस बार एक्सेलरेटेड। ठीक। तो चार्ज की तीन कंडीशन डिफाइन की अपन ने कि एक तो क्या, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो आपके पास क्या होगा, चार्ज मोशन में है पर उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है क्या, तो किस तरह से बिहेव करेगा वो, और चार्ज जब एक्सेलरेट है तो किस तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो इसके बिहेवियर को डील करने के लिए जो आपका चैप्टर डिसाइड है या डिफाइंड है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज, और स्टैटिक का मतलब रेस्ट, यानी कि जब चार्ज रेस्ट पर है तो उसका जो भी बिहेवियर होगा उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर का क्लासिफिकेशन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू। ठीक है। तो वन तो बेसिकली आपके पास चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज प्लस मैकेनिक्स, और टू आपका केवल चार्ज पे चार्ज का ही डिटेल डिस्कशन होगा इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू के अंदर, ठीक है ना। अब मोशन की बात करते हैं कि चार्ज मोशन में है पर उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो चैप्टर डिफाइन कर रखे हैं, जो पहला चैप्टर आता है इसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और हिंदी में कहे तो विद्युत धारा, और इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युतिकी, है ना। दूसरा इसके अंदर है कैपेसिटर, हालांकि जो कैपेसिटर पोर्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, पर इसमें चार्ज मूव करता है इसलिए अपन इसको यहाँ पर अलग से डील करेंगे, ठीक है ना। तीसरा आता है इसके अंदर आपके पास एम ई सी, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ये ठीक। नेक्स्ट जो चैप्टर है इसके अंदर वो है ई एम आई, ई एम आई, इसको कहते हैं फुल फॉर्म है इसकी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है क्या, इंडक्शन, और हिंदी में कहे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास एसी, या कह सकते हैं इसको अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, इसको सिंपल आप एसी कहते हो। एक और आता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, वो भी बेसिकली देखा जाए तो इसी के अंदर है, पर वो थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका, है ना। अर्थ मैग्नेटिज्म कहते हैं उसको, अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में डिस्कशन होगी, ठीक है ना। पर ये बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें चार्ज की बात नहीं होगी, ये केवल केवल अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को ही डील करेंगे या समझाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर्स है आपके पास ये किस पे डिपेंड करते हैं कि आपके पास जो चार्ज है वो मोशन में है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और जो तीसरे क्लासिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं, तो जो तीसरा क्लासिफिकेशन दे रखा है कि चार्ज कैसा आपके पास एक्सेलरेटेड है। अब एक्सेलरेटेड चार्ज है तो क्या होगा, तो मैक्सवेल थ्योरी है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, कोई भी, अगर आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर से वो एनर्जी एमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन,
ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ एक्सेलरेटेड, यानी कि चार्ज एक्सेलरेटेड है। तो क्या कहा आप जस्ट अभी, मैक्सवेल की रेडिएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो फिर से वो एनर्जी एमिट करता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है। तो यहाँ पे जो चैप्टर है आपके पास ई एम डब्ल्यू। ठीक है, ई एम डब्ल्यू यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। तो ये चार्ज की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन है ना। अब जो ये जो पोर्शन है आपके पास चार्ज के ऊपर डिपेंड, तीन केस लिए हैं। तो ये आपका मान लीजिए 65% कोर्स, यानी कि 12th फिजिक्स का 65% कोर्स ये है आपके पास। इसमें चार्ज के बारे में डील करेंगे और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज या डिफरेंट बिहेवियर के बारे में। ठीक है ना। ठीक है, तो 65% कोर्स आपका चार्ज पे बेस होगा, है ना। और चार्ज की डेफिनेशन देख ली। एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटेरियल बॉडी की, जिसकी वजह से दो मासेस के बीच में या बोलते स्मॉल मासेस के बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है। ठीक है। अब जो बाकी के चैप्टर्स हैं थोड़े, जो चार्ट पे बेसिस नहीं है, इनका अलग ही कंसेप्ट है, वो आता है आपके पास फर्स्ट या नए सेक्शन में लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास। फर्स्ट आता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जिसको कहते हैं किरण प्रकाशिकी, है ना। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास वेव ऑप्टिक्स। तरंग प्रकाशिकी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेमीकंडक्टर, जिसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स कहते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है अर्धचालक। ठीक है। और एक है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है क्या। ठीक। अब लास्ट पोर्शन इसका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, इसको ओवरऑल कहते हैं अपन मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। कौन कौन से चैप्टर आएंगे इसके अंदर, तो आपके पास इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन दे रखा है कि इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है। फर्स्ट आता है आपके पास इसमें जो, फिर खैर ये नाम सभी ने सुना होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना। पी ई ई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा इसके अंदर है आपके पास मैटर वेव्स। मैटर वेव्स यानी कि द्रव तरंगे। तीसरा है इसके अंदर आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। और जो आप 11th में पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो लगभग लगभग 60% आपका वही 11th का पोर्शन होगा यहाँ पर। बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी जो जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग या नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट आता है एक्सरेज, है ना। उसके बाद है आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है। और लास्ट है आपके पास रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी, है ना। ये कुछ इस तरीके से, तो आपका जो 35% पोर्शन है आपका सिलेबस का, वो इन चैप्टर से मिलके बना है ना। यहाँ पे चार्ज की बात नहीं होगी, यहाँ पे केवल क्या होगा, डिस्कशन होगा आपके पास कि किस तरीके से काम करते हैं ये मॉडर्न फिजिक्स। इसके अंदर जो फिनोमिना है उसको एक्सप्लेन करना है। और कौन कौन से, एक तो फर्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक, उसके बाद मैटर वेव्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक्सरेज, और आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। तो ये
और ये पोर्शन आपका वापस फिर से सबसे इम्पोर्टेंट। अब ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक से। और किस कंडीशन पे आपका चार्ज, किस कंडीशन पे है यहाँ पे। तो सबसे पहले चार्ज की रेस्ट कंडीशन को पढ़ते हैं कि चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उसका बिहेवियर क्या होता है, कौन कौन सी फोर्सेस वो जनरेट करता है, इसके बारे में, ठीक है ना। और अभी जस्ट डिस्कशन किया कि चार्ज रेस्ट पर है तो उसके जो बिहेवियर को डील करता है, उस चैप्टर को नाम दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दे रखा है, ठीक है क्या। ठीक, तो फर्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन, यहाँ पे चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी प्लस मैकेनिक्स वो इन्वॉल्व होगी। तो ध्यान रखें, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अगर सोल्व करने हैं आपको तो आपको वेक्टर ढंग से आना चाहिए, ठीक है ना। लगभग आपके पास, जैसे कहा था कि फिजिक्स में 90% क्वांटिटीज आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो आपको वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें ढंग से आनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो किस पर, चार्ज। जैसे चार्ज की बात कर लेते हैं। ये जो आपका चार्ज है बेसिकली बता चुके हैं कि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो स्मॉल मासेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स जनरेट होता है। तो इस चार्ज की प्रॉपर्टीज है ना, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस करते हैं और कह सकते हैं कि आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की। तो आपका जो चार्ज मिलेगा बेसिकली यहाँ पर वो होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरीके से। तो मैक्सिमम के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कहें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपके पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है ना। दूसरा जो होगा आपके पास प्रोटॉन, है ना। जो प्रोटॉन होगा उसका मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपके पास 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें, चार्ज को डिनोट करते हैं अपन क्यू से। ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। गुलाम इसकी एसआई यूनिट है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है आपके पास वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ठीक है। तो ये गुलाम जो आ रहा है, इसको जो है वर्ड, इसका क्या मीनिंग होता है आपके पास, या कह सकते हैं जो गुलाम है आपके पास इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है ना। जो चार्ज है उसकी एसआई यूनिट दे रखी है, इसको कहते हैं गुलाम, ठीक है ना। ठीक, और ध्यान रखें, एक गुलाम चार्ज काफी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी होती है, तो आपको बॉडीज में कभी भी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह मिलेंगे या डेटा मिलेगा उसमें आपको कभी एक गुलाम चार्ज नहीं मिलेगा। आपको चार्ज मिलेगा यहाँ पे माइक्रो गुलाम की टर्म में, है ना। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, ठीक है। नैनो गुलाम यानी कि 10⁻⁻9। इस तरह से आपको बॉडी पे चार्ज मिलेंगे, क्योंकि एक कूलम चार्ज है काफी बड़ा होता है, काफी ज्यादा होता है। तो नॉर्मल केस में आपको कभी भी एक कूलम चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसकी सीजीएस यूनिट की बात कर लेते हैं। तो आपके पास ये चार्ज दे रखा है, इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, ESU। और इसकी फुल फॉर्म होती है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आपका एक गुलाम होता है 3 × 10⁻⁹ ESU, ठीक है। रिलेशन भी ध्यान रखें, ठीक। तो ऐसा यूनिट तो हो गया आपके पास गुलाम, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि चार्ज कैसा होता है आपके पास। या जो चार पार्टिकल आपको मिलेंगे, पहला मिलेगा इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं अपन नेगेटिव चार्ज, क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये हो गया आपके पास नेगेटिव चार्ज। और दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिसको कहते हैं प्रोटॉन, ये हो गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दो ही तरह के टाइप्स होते हैं बेसिकली आपके पास, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो बाकी प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।